नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर है, जहां नीति आयोग की बैठक से सीएम हेमंत सोरेन ने दूरी बना ली है। आपको बता दें, नीति आयोग की बैठक दिल्ली में शुरू हो गई है और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इसमें शामिल नहीं हुए। दरअसल बजट में झारखंड की अनदेखी की वजह से सीएम हेमंत सोरेन ने दूरी बनाई है, ऐसा कहा जा रहा है। इंडी गठबंधन के फैसले के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहे। सीएम हेमंत सोरेन फिर से बकाया राशि की उन्होंने मांग की और केंद्र सरकार पर राज्य सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है, जिसकी उन्होंने मांग की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिलिंग मीटिंग है। नीति आयोग पॉलिसी मेकिंग के लिए केंद्र सरकार का एक थिंक टैंक है। प्रधानमंत्री नीति आयोग की अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री जैसे कि गृह, वित्त, रक्षा और कृषि मंत्री इसके सदस्य हैं। और आज ये बैठक शुरू भी हो चुकी है। एक बार फिर से आपको समझाते हैं। देखिए, नीति आयोग की बैठक पर किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी। तो सरकारी कामकाज में एआई की चुनौतियों और अवसर पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर चर्चा होगी। जमीन संपत्ति के डिजिटलीकरण और रजिस्ट्रेशन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा जो साइबर सुरक्षा का मुद्दा है, इस पर चर्चा होगी। और आपको बता दें कि नीति आयोग की बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन ने इस बैठक से दूरी बना ली। और सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नहीं, बल्कि इंडी अलायंस के सभी नेताओं ने दूरी बनाई है। क्या है नीति आयोग, आपको बताते हैं। 2015 में नीति आयोग का सबसे पहले गठन किया गया था और इसे थिंक टैंक कहा जाता है। पूरा नाम इसका राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है। आपको बता दें कि भारत सरकार का नीति आयोग से जुड़ा ये थिंक टैंक है। मतलब ये दिशा निर्देश भी तय करता है कि आगे क्या काम होने हैं। सरकार की दीर्घकालीन जो योजनाएं हैं उसको लेकर सोचता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह भी दी जाती है कि राज्यों को कैसे काम करना है। एक मंच है सभी राज्यों के लिए जहां चर्चा होती है बड़े बड़े मुद्दों पर। 1950 से बने योजना आयोग को खत्म करके ये नीति आयोग जो है उसे बनाया गया था। 2015 में योजना आयोग पंचवर्षीय योजना तैयार करता था। जो पहले तैयारी होती थी 1950 में, उसे फिर नीति आयोग का नाम दे दिया गया। न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, एक बड़ा मौका है अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी और साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए भी बड़ा मौका था कि वो झारखंड की बातों को वहां रख सकते थे, लेकिन उन्होंने इससे दूरी बना ली। क्या कुछ इसके पीछे वजह रही और क्या लगता है झारखंड के लिए क्या ये नुकसानदेह रहेगा? देखिए, नीति आयोग का जो मंच होता है बहुत बड़ा मंच होता है, जहां प्रत्येक राज्य पहुंचते हैं, अपने राज्य के विकास के लिए आर्थिक पैकेज की मांग करते हैं और राज्य की एक कर सकते हैं रोडमैप रखते हैं और रोडमैप में जितनी जरूरतें हैं वो पैसे राशि की मांग करते हैं। और यहाँ पर जो कहा जा रहा था कि हालांकि बता दें, कल शाम तक जो उम्मीद जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नीति आयोग की बैठक में शामिल हो सकते हैं, कहीं से भी ये सूचना नहीं थी कि वो नहीं जाएंगे। ये थी उम्मीद कि वो जाएंगे, लेकिन अचानक सुबह में जैसे जैसे समय गुजरता गया, यहाँ तक कि किसी को भी जानकारी नहीं थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक से दूरी बना लेंगे। लेकिन आखिरकार उन्होंने दूरी बना ली और जो इंडिया गठबंधन की जहां जहां भी जिस राज्य में सरकारें हैं, वहां के मुख्यमंत्री ने पहले से यह कह रखा था कि वो नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। हालांकि जो ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, वो अपवाद रही और पहले से वो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रही थी। मतलब कि जो राज्य के विकास को अपना एक तवज्जो दे रहे हैं, आगे देख रहे हैं, विकास के रोडमैप को देख रहे हैं, उन्होंने इसमें शायद शामिल होना जरूरी समझा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मन में क्या है, खैर वो जानते हैं, लेकिन ये जो बात छन कर सामने आ रही है कि शायद जो आम बजट में जो जिस तरीके से वो उनका मानना है कि झारखंड के हितों का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखा गया, शायद इससे वो नाराजगी वो जाहिर कर रहे हैं। लेकिन पार्टी की ओर से साफ बताया गया है कि झारखंड की जो बकाया है, इस मंच पर वो अपनी बातों को रख सकते थे, अपना मुद्दा उठा सकते थे, झारखंड के लिए कुछ मांग कर सकते थे। ऐसे तो नहीं जाने से फिर वो भी फायदा नहीं मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, ये राजनीति में रूठने की एक अपनी प्रक्रिया होती है, रूठने का एक अपना संदेश दिया जाता है कि हम जो रूठे हैं आपसे, आप उसका मैसेज समझिए। मुख्यमंत्री शायद रूठ कर वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका कहना सही है कि नीति आयोग बड़ा मंच है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि प्रत्येक राज्य के दस्तूर की प्रक्रिया पूरी करते हैं, जब रोडमैप लेकर जाते हैं और उस रोडमैप के तहत अपने राज्य के लिए आर्थिक पैकेज की मांग करते हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
उनका एक ये भी कहा जा रहा था कि सीएम जब जाएंगे उस बैठक में तो जिस बकाये की बात पार्टी के हर फोरम हर मंच से कही जाती है कि 1,36,000 करोड़ झारखंड का बकाया है और हेमंत सोरेन जाएंगे तो नीति आयोग की बैठक में उस राशि की मांग करेंगे। लेकिन जब सवाल है कि जब वो नहीं जा रहे हैं तो शायद इसके पीछे यह भी मैसेज देना हो सकता है कि वो राशि लंबे समय से नहीं दी जा रही है, सीएम क्षुब्ध है और इसलिए बैठक में शामिल होना जरूरी नहीं समझ रहे। लेकिन देखिए इसे एक मामूली सिर्फ एक इसको इस बैठक में शामिल होने के कई मायने हैं। सबसे पहले देखिए बजट के बारे में यह कहा जा रहा है कि बजट के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, लेकिन आपको यह भी समझिए कि विधानसभा चुनाव सामने है। इस बैठक में नहीं शामिल होने को लेकर वास्तव में हेमंत सरकार क्या मैसेज देना चाहती है, मुख्यमंत्री क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये बड़ी चीज है, इसको समझना होगा। सबसे पहली बात है कि अगर सामने चुनाव है, मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो पार्टी मंच से, सरकार के मंच से ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि केंद्र सरकार से उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है, जिन बातों को वो रखेंगे वो भी शायद पूरी नहीं होगी और उन्हें नाउम्मीदी हाथ लगेगी। तो मैसेज उन्होंने नहीं जाकर दे दिया है। अब सवाल यह है कि पर नजर बनाए रखिए और देखना होगा कि मुख्यमंत्री जब इसमें शामिल नहीं हुए हैं तो क्या कुछ मैसेज उन्होंने दिया है और मैसेज जनता तक पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। रांची से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी का एक बड़ा बयान सामने आया है। इरफान अंसारी ने अपने ही सरकार के तबादले पर सवाल उठा दिए हैं। इरफान अंसारी ने कहा कि बाईपास करने से काम नहीं चलेगा, सभी की सहमति जरूरी होगी और जवाबदेही दी गई है तो मुझ पर यकीन रखना जरूरी है। मेरा साइन किया हुआ लकीर समझा जाए। कांग्रेस प्रदेश ने राजेश ठाकुर ने भी तबादले पर सवाल उठाए थे और देखिए अब इरफान अंसारी की तरफ से भी तबादले पर सवाल उठा दिया गया है। राज्य सरकार लगातार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है, विधानसभा चुनाव का मौका भी है। ऐसे में क्या गठबंधन दल में सब ठीक है? हम सीधे जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर ग्रामीण कार्य विकास मंत्री इरफान अंसारी हैं। बोले कि जो सरकार फैसले ले रही है, कांग्रेस को एतराज क्यों है? नहीं, एतराज की बात नहीं है। कॉलिशन गवर्नमेंट है और एक दूसरे के पूरक हैं। मैसेज ये नहीं जाना चाहिए कि हम लोग किसी को बाईपास कर रहे हैं। तो हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने जो निर्णय लिया है, उनको लगा होगा कि पार्टी का जो फैसला है, सरकार का जो फैसला है, वो बाईपास किया जाएगा, ऐसा उनको लगा। किस फैसले की बात कर रहे हो? जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, कम से कम विश्वास में लेकर निर्णय लिया जाए। हम लोग तो पार्ट है, सरकार है तो सिंगल सरकार नहीं ना है। अगर सरकार ने जवाबदेही दी है तो मुझे काम करने दिया जाए। अब एक दो विधायक जो हैं वो लगातार वो नेगेटिव है, इसकी मंशा ही गलत करने का है। अब मैं कुछ काम करूंगा, मैं साफ साफ बोल दिया हूं, अगर मुझे काम कर, अगर जवाबदेही दी है तो मुझे स्वतंत्रता दी जाए। ग्रामीण कार्य विकास विभाग के मंत्री साफ कर रहे हैं कि अगर सरकार ने जिम्मेदारी दी है, आला कमान ने जिम्मेदारी है, तो उनके लिए गए यानी विभाग के लिए गए फैसले पर यकीन रखना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जो भी फैसले, जो गठबंधन की सरकार है, सरकार जो भी फैसले ले, गठबंधन के साथियों की सहमति बहुत जरूरी है, बाईपास करेंगे नहीं चलेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18। और लातेहार से आपको बड़ी खबर बता दें, टीएसपीसी उग्रवादियों ने 2 हाईवा में आग लगा दी है। कोयला ढुलाई में लगे थे ये ट्रक, जिसको आग के हवाले कर दिया गया और पर्चा छोड़कर लेवी की मांग भी की गई है। साथ ही साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई है। हेरहंज थाना इलाके की वारदात है और पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लातेहार से, जहां टीएसपीसी उग्रवादियों ने 2 हाईवा में आग लगा दी और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए यही वो हाईवा है, बताया जा रहा है कि कोयला ढुलाई में ये दोनों ट्रक लगे हुए थे, जिसमें आग लगा दी गई है उग्रवादियों की तरफ से और साथ ही साथ पर्चा छोड़कर वसूली की मांग भी की गई है और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। और न्यूज़ 18 संवाददाता विकास तिवारी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई अब तक? जी, टीएसपीसी नामक जो उग्रवादी संगठन है, उन्होंने कोल ट्रांसपोर्टर और कोल कारोबारियों के कंपनी के खिलाफ यह दस्तक दिया है और उन्होंने 2 हाईवा जिसमें कोयला ट्रांसपोर्टिंग की जा रही थी उसको
देर रात्रि आग के हवाले कर दिया है। साथ ही उस पे चालक और सह चालक की पिटाई की है और उन्होंने एक पर्ची देते हुए यह चेतावनी दी है कोल कंपनी को कि अगर आगे उनसे मैनेज करके काम नहीं किया गया तो लोग हत्या भी करेंगे। उसके घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बताता चलूं कि लातेहार जिला घोर नक्सल प्रभावित जिला रहा है और आए दिन यहाँ पर किसी न किसी नक्सलियों के द्वारा लेवी की खातिर वारदात को अंजाम दिया जाता है। हालांकि टीएसपीसी उग्रवादी संगठन है, काफी लंबे समय के बाद पुनः ठीक है विकास, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और आपको रांची से अगली बड़ी खबर बता दें। गिरफ्तार आरोपी कमलेश की पेशी होगी। लैंड स्कैम मामले में गिरफ्तार किया गया है कमलेश, जिसकी पेशी आज होनी है। आपको बता दें कि कमलेश को ईडी ने गिरफ्तार किया है और पीएमएलए कोर्ट में आज आरोपी की पेशी की जानी है। शुक्रवार को ही कमलेश को गिरफ्तार किया गया था। ईडी की पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। आपको बता दें कि ईडी की तरफ से करीब 6 समन कमलेश को जारी किए गए थे। 5 समन में कमलेश हाजिर नहीं हुआ था। 6ठे समन के बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसे अब पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। आगे रिमांड पर लिया जा सकता है, जिसके बाद आगे भी पूछताछ ईडी की टीम कर सकती है, क्योंकि अब तक के जो पूछताछ हुए हैं उसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। तो जमीन घोटाला मामले से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या लगता है आज अगर पेशी होती है तो क्या रिमांड की भी मांग की जाएगी ईडी की तरफ से? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो कमलेश से कई अहम जानकारियां निकलने की पूरी संभावना जो है वो ईडी के पास है और इस वजह से ईडी जो है वो कमलेश की रिमांड की मांग कर सकती है अदालत में। अब देखना होगा कि अदालत में जब पेश किया जाएगा कमलेश को तो उसके बाद ईडी के द्वारा कितने दिनों की रिमांड की अवधि की मांग की जाती है और अदालत का फैसला उस पर क्या होता है। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से ये पूरा जमीन का फर्जीवाड़ा हुआ है, इसमें न सिर्फ कमलेश बल्कि कई अन्य लोग जो कि अब तक पर्दे के पीछे हैं या फिर बात की जाए जो सफेद पोश हैं, उनके चेहरे बेनकाब होने की पूरी उम्मीद है। जी ठीक है ओम प्रकाश, आप इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, धनबाद में युवक की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ है। ग्रामीणों ने आगजनी कर पत्थरबाजी भी की है। हालांकि अब झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह की अगुवाई में वार्ता के बाद मामला शांत हो गया है। बता दें कि लोधना ओपी इलाके के सुशी कैंप में चल रहे आउटसोर्सिंग कंपनी देव प्रभा में नौकरी मांगने गया 30 साल का सूरज मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। आरोप है कि युवक की मौत के बाद आउटसोर्सिंग कंपनी के लोग शव को उठाकर ले जा रहे थे, लेकिन ग्रामीणों ने जब देखा तो हंगामा शुरू हो गया और देखते ही देखते बात बिगड़ गई। ग्रामीणों ने कंपनी परिसर को घेर लिया और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जमकर पथराव भी किए गए, जिसके बाद देर रात झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह मौके पर पहुंची और कंपनी प्रबंधन से बात कर परिजनों को 20 लाख मुआवजा राशि, बच्चों की पढ़ाई का खर्च और एक आश्रित को नौकरी देने पर बात बनी है। जो गाड़ी चढ़ा दिया और डेड बॉडी गायब कर दिया, लेकिन डेड बॉडी गायब करना तो ये तो क्राइम जुर्म है, लेकिन ये लोग गिरफ्तार भी नहीं कर रहे हो। अगला व्यक्ति के दब जाने की सूचना है और कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई है। अभी तो यही है, अभी लाइन ऑर्डर नियंत्रण में है और बाकी प्रक्रिया को हम देखते हैं वास्तव क्या है। वो एक प्रयास था और आज हमने जो है 20 लाख की राशि जो है उनके चेक और कैश मिलाकर उनको सुपुर्द कर दी है। और ये भी है कि अगर आगे पढ़ाई लिखाई में कोई बच्चों के दिक्कत आती है तो उसके लिए मैं हूँ। और अभी पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद जो राशि लगेगी इनकी क्रियाकर्म में वो भी कल शाम तक इनको मिल जाएगी। और राज्य से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां अग्निवीरों की भर्ती आज से शुरू होगी। खेलगांव में 10 अगस्त तक भर्ती होगी। रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अभ्यर्थियों का प्रवेश होगा। जूनियर कमीशन अफसर की बहाली होगी। अग्निवीर टेक्निकल ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती और अग्निवीर ट्रेडमैन की बहाली भी होनी है। अग्निवीर जनरल ड्यूटी की बहाली भी होगी। 6 से 8 अगस्त तक रिजर्व दिवस रहेगा, जिसमें ये बहाली की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। रांची के खेल गांव में अग्निवीरों की भर्ती होने वाली है। 10 अगस्त तक भर्ती की प्रक्रिया चलेगी। रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक
जो है वो अभ्यर्थियों का प्रवेश होगा। और आपको बता दें, देखिए धार्मिक अफसर अग्निवीर टेक्निकल ऑफिसर असिस्टेंट की भर्ती जो है होने वाली है। और इसके साथ साथ डेट वाइज हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कब किसकी बहाली होनी है। 27 जुलाई की बात करें तो धार्मिक अफसर अग्निवीर टेक्निकल और इसके साथ ही ऑफिसर की जो है बहाली होगी। अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं और 10वीं पास जो है उनकी बहाली होगी 28 जुलाई को। 29 जुलाई को जनरल ड्यूटी करने वाले जो है उनकी बहाली की जानी है और ये प्रक्रिया जो है वो 10 अगस्त तक चलने वाली है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए अगर हम आपको बताएं क्या कुछ डेट वाइज बहाली की बात कर रहे हैं हम और 27 जुलाई की बात कर लें तो इसमें देखिए बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर अग्निवीर हैं उनकी बहाली 27 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक होने वाली है और हर एक दिन एक एक कैटेगरी के लिए बहाली जो है वो की जानी है और इसीलिए अग्निवीरों के बीच में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। रांची से बड़ी खबर मिल रही है, अगले 3 दिन मॉनसून कमजोर रहने वाला है क्योंकि बताया जा रहा है कि कई जिलों में जो है मॉनसून अब कमजोर पड़ जाएगा। हल्की बारिश के आसार हैं। पिछले 24 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश हुई है। पलामू, हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार और राजधानी रांची में भारी बारिश हुई। 30 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ने वाला है मॉनसून। रांची के हुंडरू गांव में खेतों में पानी भर जाने के बाद किसानों ने धान रोपनी अब शुरू कर दी है। बता दें कि बारिश होने से गांव में किसानों के चेहरे पर रौनक नजर आने लगी है। मौसम की और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा। राज्य भर में पिछले 72 घंटों की बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है। हम इस समय राजधानी रांची के हुंडरू गांव में हैं, जहां देख सकते हैं कि किस तरह खेतों में पानी भरा है और किसान भी खेतों में नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि जिस बारिश का इंतजार था, जिस धान की रोपनी का इंतजार था, वो समय आ गया है। देखिए खेत के किनारे किसान पहुंचने भी लगे हैं। बोल रहे कि अब जो है खेतों में पानी भरा है, जिस मानसून का इंतजार था वो आ गया। हाँ, आ गया है। बारिश तो 3 दिन से बहुत अच्छी हो रही है और रोपनी भी लग चुका है हम लोग का। और घर से जो सोचे थे, हाँ, घर से जो सोचे थे जैसे कि रोपा अच्छा से हो जाए तो हम लोग का उसी से घर उड़ चलता है। 2 दिन से इंतजार, तो पानी नहीं, बारिश नहीं हो रहा था तो हम लोग सोच रहे थे कब बारिश होगा। तो 3 दिन से बारिश आ रहा था। हम लोग को कुछ चेहरा में खुशहाल आ गया कि बारिश, अब खेती हो जाएगा हम लोग का। इस बार देखिए रहे महंगाई के दौर में तो चावल भी नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, कैसे कि राशन कार्ड वैसे ही मिलता है, वैसे ही राशन मिलता है रुक के, इसी ही चलते। आसमान में जैसे जैसे बादल घुमड़ते हैं, बारिश की संभावना जागती है, किसानों के चेहरे पर रौनक भी आती है। रांची का हुंडरू गांव जो है अब जो है खेती के लिए, धान की रोपनी के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। कई खेतों में धान की रोपनी हो चुकी है, कई खेत तैयार है। जाहिर है कि जब मानसून मुस्कुराएगा तो किसानों के चेहरे भी मुस्कुराएंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और अगली खबर आपको जमशेदपुर से बता दें, जहां शहर में देर रात से झमाझम बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में बारिश और नाली का पानी घरों में घुस गया है। सबसे ज्यादा असर बगबेड़ा, बड़ौदा घाट और सिद्धू कान्हो बस्ती में हुआ है, जहां करीब 200 घरों में बरसात और नाले का पानी घुस गया। पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। इलाके के लोग अचानक आए पानी से काफी परेशान हैं। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं दी गई, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा भी है। लोग प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। चारों तरफ का नाला का पानी एक जगह से निकल करके नया बस्ती से होकर के जाता है और वहाँ पर एक स्लूइस गेट का निर्माण कुछ साल पहले किया गया था, जो कि वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो चुका है और इसकी जानकारी ऑलरेडी प्रशासन को दी गई है और उस विभाग के द्वारा भी स्लूइस गेट को कंडम घोषित कर दिया गया है। लेकिन विडंबना यह है कि बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी आज स्थिति में हम लोग ऐसे पहुंच गए हैं। आज सैकड़ों लोगों के घर में भी पानी घुसा हुआ है। गिरिडीह में एक शिक्षक पर अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करने का आरोप लगा है। मामला धनवार प्रखंड के आदर्श कॉलेज का है। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से शिक्षक और बच्चे नेतरहाट टूर पर गए हुए थे। इसी दौरान शिक्षक और छात्रों के बीच जमकर नोकझोंक और गाली गलौज हो गई। छात्रों ने प्रिंसिपल को आवेदन देकर शिक्षक मनोज कुमार पर कार्रवाई की मांग की है। क्या है पूरा मामला, न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद बता रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के राजधनवार प्रखंड स्थित आदर्श कॉलेज में। यहाँ पर लगातार शिक्षक के द्वारा
यहाँ पर छात्रों को परेशान करने का मामला सामने आ रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं आदर्श कॉलेज में, और आदर्श कॉलेज के जो जियोग्राफी डिपार्टमेंट है, जियोग्राफी डिपार्टमेंट के सामने में है, और जियोग्राफी डिपार्टमेंट के जो हेड हैं मनोज सर, उन पर लगातार टीचरों के यहाँ पे छात्रों के द्वारा उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं दुर्व्यवहार के, क्योंकि कल ही गए थे ये लोग, ट्रिप पर गए थे नेत्राहाट, और इसी दौरान इन लोगों में नोक झोंक के भी मामले सामने आए। कल पीजी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से हम लोग के प्रैक्टिकल के लिए टूर पे लेके गया था हमारे विभागाध्यक्ष श्री मनोज कुमार सर के द्वारा। वहाँ पे हम लोग को काफ़ी गलत तरह से प्रताड़ित किया गया था, टारगेट किया गया था, और ऐसा इसलिए कि सब पैसे जो कलेक्शन किया गया था स्टूडेंट से उसको धूलमेल करने के लिए। तो ऐसा इसलिए मेरे को टारगेट किया कि मैं उस चीज़ का सिर्फ विरोध कर रहा था, बाकी विद्यार्थी नहीं कर रहे थे, हम तीनों ही कर रहे थे, इसलिए तीनों को टारगेट कर करके ऐसा धमकी दी। टूर के लिए गए थे तो हम लोग जब जिस रूम में ठहरे थे, जिस होटल में, वहाँ पर क्या हुआ था कि जब टूर के लिए सर्वे के लिए निकले थे वहाँ पर गेट लगा दिया, जिसके कारण हम लोग टूर के लिए नहीं जा। और इसे काफ़ी गंभीरता से लिया गया है, और हम लोगों ने भी जस्ट एक इंक्वायरी कमेटी सेटअप कर दी है और उन्हें 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और इस बीच आपको गढ़वा से बड़ी खबर बता दें, हाथी ने एक बुजुर्ग महिला को कुचल दिया है। बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। चिनिया थाना इलाके के पुरी गांव का ये मामला है। बताया जा रहा है कि महिला अपने घर में सोई हुई थी और सुबह करीब 4 बजे ही हाथी ने पहले उसके घर को तोड़ दिया, जिसके बाद महिला की नींद खुली। जब वो खुद को बचाने के लिए भागी तो हाथी ने उसे कुचल दिया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं प्रभारी वनपाल का कहना है कि मृतका के परिजनों को दाह संस्कार के लिए 10,000 रुपए दिए गए और मुआवजे के तौर पर 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।